हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छे से हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की कार्बनिक रसायन, है ना, इकाई 12। और उसमें हम लोगों ने समावयता स्टार्ट करे थे, याद करो। और समावयता का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने 2 भागों में बांटे थे समावयता को, आइसोमेरिज्म को। कौन कौन सी? संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। हम लोग संरचनात्मक समावयता को ही अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो संरचनात्मक समावयता में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मध्यावयता यानी मेटामेरिज्म, और चलावयता यानी कि टॉटोमेरिज्म, और श्रृंखला वलय श्रृंखला समावयता। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समावयता पे, जिसमें हम आज मध्यावयता या मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हमने संरचनात्मक समावयता में हम लोगों ने देखा था, क्या देखे थे कि जिनके अणु सूत्र एक समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे हम उसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर है मध्यावयता। मध्यावयता यानी इसमें यह उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनके मध्य में कोई बहुसंयोजी परमाणु, जैसे कि, है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, जिसमें यानी 2 से अधिक संयोजकता होती है जिसकी। ठीक है, तो इस तरह की समावयता मध्यावयता ऐसे ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से युक्त कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एमीन। अगर हम एमीन देखें, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तो हम देखते हैं, हम सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं R2NH। ठीक है, R2NH। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह से होगा, यहाँ एक R, यहाँ पर भी एक R और यहाँ एक H। ये सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर है। तो मध्यावयता में अणु सूत्र एक समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एल्किल समूह की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे CH3NH और C2H5, हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, या फिर हम नहीं, इसमें तो हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, या तो C2H5 इधर आ जाए या ऐसे आ जाए, या हम एक इस एग्जाम्पल को अगर हम क्रॉस कर दें, इसको नहीं लिखें, हम ये लिख सकते हैं C2H5NH और C2H5, यानी ये हो गया डाई एथिल एमीन। इसका नाम क्या हो गया? डाई एथिल एमीन। यदि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, C3H7NH और यहाँ CH3, ये सही एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कार्बन यहाँ पर 2 और 2 4 ही हैं, यहाँ पर भी 3 और 1 4, यानी यहाँ पर हमने देखा कि एल्किल समूह एक समान है, दोनों तरफ ये एथिल समूह है, लेकिन इसका अणु सूत्र और इसका अणु सूत्र सेम है, लेकिन संरचना सूत्र बदल गया, यहाँ CH3, है ना, यानी कि ये प्रोपिल और मैथिल एमीन हो गया, ये डाईएथिल एमीन हो गया, ये प्रोपिल मैथिल एमीन हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था जो है इसको हम मध्यावयता के अंतर्गत रखते हैं। मध्यावयता मेटामेरिज्म, आप ये समझिए कि मिडिल का पोर्शन एक समान और बाकी दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे हम मध्यावयता कहते हैं। ठीक है, एक ये एमीन में, एक ईथर में भी हो सकता है। ठीक है, ईथर में भी देखिए,
जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी का एक ले लें कि हम C4H 7 और 3 कितने हो गए 10 10O, हम ऐसा ले लें। अब देखिए हम इसके कितने डिफरेंट संरचना सूत्र बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम CH3O C3H7 ऐसा बना सकते हैं। एक हम ऐसा बना सकते हैं C2H5O C2H5, यानी मिडिल का पोर्शन एक समान और दोनों तरफ की एल्किल ग्रुप के भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयता को हम मेटामेरिज्म कह रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल मैथिल ईथर, और इसका क्या नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। हो गया, अणु सूत्र एक समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, तो इस तरह की समावयता को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं समावयता का अगला प्रकार जो है चलावयता या टॉटोमेरिज्म। देखिए हम लोगों ने क्रियात्मक समूह समावयता पढ़े थे। क्रियात्मक समूह में क्या रहता था कि जिनके अणु सूत्र एक समान लेकिन क्रियात्मक समूह की भिन्नता के कारण जो समावयता उत्पन्न होती थी उसे क्रियात्मक समूह समावयता कहते थे। तो वास्तव में जो टॉटोमेरिज्म है या चलावयता, ये वास्तव में क्रियात्मक समूह समावयता का ही एक दूसरा प्रकार भी समझ सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो समावयवी होती हैं, ये समावयवी उनके क्रियात्मक समूह में अंतर होता है, लेकिन उनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी गतिक संतुलन की अवस्था में होता है। उनके समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि चलावयता वास्तव में ये कब उत्पन्न होती है, जब पाई बंध एवं हाइड्रोजन या प्रोटॉन के चलायमान या गतिशील होने के कारण या डायनेमिक होने के कारण उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम उदाहरण देखते हैं जिसमें जहाँ पर पाई बंध भी है और बाजू में प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो इस तरह की समावयता क्या होगा, पाई बंध और हाइड्रोजन के डायनेमिक गतिशील होने के कारण उत्पन्न होने वाली समावयता को ही हम चलावयता कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे नाइट्राइल है ना, एक है नाइट्राइल HCN, ठीक, ये है नाइट्राइल। और यदि मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा और पाई बंध, यहाँ आपको दिख रहा है कि बाजू में हाइड्रोजन भी है और यहाँ पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो ये हो जाएगा HN और ये C। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की 2 ही संयोजकता पूरी है। तो ये नाइट्रोजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को दे देगा और इस तरह से ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। यानी आपको मालूम है पाई बंध भी कैसा होता है, पाई बंध जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत आसानी से टूट सकता है। तो टूट के बन गया, बन के टूट गया। यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का और पाई बंध का गतिशील होने के कारण जो समावयता उत्पन्न हुई उसे हम चलावयता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसका नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक,
नाइट्राइल। अच्छा, अब हम इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, तब हम इसे कीटो इनॉल, है ना, यह समावयता भी कहते हैं, कीटो इनॉल समावयता। तो आप इसको अगर नोट कर लिए हो तो मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, इसको हम एक और नाम देने वाले हैं, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल समावयता। यानी कि कीटोन, अब आपको मालूम है कीटोन कैसा होता है, ये यहाँ पर कोई भी CH3 हो सकता है, यहाँ पर ये CH3, ये क्या हो गया, ये हो गया एसीटोन। ठीक है ना, इसका सूत्र ये एसीटोन है। अब यहाँ पर भी देखिए पाई बंध है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, इन दोनों में इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होने से ये यहाँ पर पाई बंध और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो अब देखिए CH3C और यहाँ अब एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया और यहाँ पर CH2 है और यहाँ का बंध जो है वो कहाँ हो गया, यहाँ चला गया। तो ये वास्तव में एल्कोहल, इसमें यहाँ पर कीटोनिक समूह है और यहाँ पर एल्कोहलिक समूह है, इसको हम इनॉल रूप कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस समावयता को कीटो इनॉल समावयता भी कहते हैं। ये कौन सा रूप है, ये इनॉल रूप है और ये कौन सा रूप हो जाएगा, कीटो रूप हो जाएगा, ये कीटो रूप, इसलिए हम इसे कीटो इनॉल समावयता भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे, अभी आप इतना लिख लीजिए, फिर हम और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, अब हम एक उदाहरण देखते हैं, एसीटो एसिटिक एस्टर, है ना। पहले हम समझें कि इतना लंबा चौड़ा जो नाम है तो उसका संरचना बनेगी कैसे। देखिए, हम एसिटिक एसिड, हमें सबको पता है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। अब यदि हमें एस्टर बनाना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एस्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर H हटाकर हम कोई भी अन्य एल्किल समूह, जैसे हमने C2H5, यानी ये एसिटिक एस्टर बन गया। और एसीटो ग्रुप वास्तव में होता है CH3CO, ये एसीटो ग्रुप होता है। तो ये पूरा जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तो जो यौगिक बनेगी वो होगा एसीटो एसिटिक एस्टर। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करवाते हैं, कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित करा के और उसकी जगह हम एसीटो समूह जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एसीटो एसिटिक एस्टर बन गया है। अब देखिए इसमें क्या खास बात है कि जो कीटो इनॉल समावयता है, हमने अभी देखा था कि एक कीटोन इनॉल ग्रुप में भी बदल जाता है। इसके लिए जो सबसे मुख्य शर्त होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की। हमने प्रोटॉन का ही इंटरचेंज देखे थे। तो अब अल्फा हाइड्रोजन, जैसे फॉर एग्जांपल ये कीटोन है, कीटोन के यानी कीटोनिक ग्रुप है, इसके बाजू में ये जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके द्वारा उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं हम उसको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो अब दिख रहा है कि ये कीटोन के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, तो यहीं पर इंटरचेंज होगा और ये जो है ये कीटो फॉर्म होगा, कीटो रूप, और जब ये चेंज होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होता है ये, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आप CH3 और यहाँ पर C, ये बंध ऊपर, यहाँ का हाइड्रोजन, ये बंध कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये हाइड्रोजन जो है उठ के एक वहाँ चली जाएगी CO, O के साथ H, डबल बॉन्ड
H, देखिए यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया ये यहाँ पर, है ना, CO के साथ, तो यहाँ पर CH और ये हो गया अब आपका COO C2H5। तो यही एसिटो एसिटिक एस्टर का ये हो गया इनॉल रूप। कौन सा रूप? इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल रूप। और व्यवहारिक या सामान्यतः देखा गया है कि ये जो कीटो रूप है ये ज़्यादा स्थायी होता है, तो ये लगभग 99% तक कीटो रूप में उपस्थित होता है, और बहुत रेयर कंडीशन में ये लगभग 0.1% जो है वो इनॉल रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसी कारण हम इसको कीटो इनॉल समावयता भी कहते हैं, या यही है चलावयता। इसमें दोनों समावयवी एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी गतिक संतुलन पर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं के यहीं ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये बॉन्ड नीचे चला गया और दो समावयवी रूप में बदल गए, तो इसे ही हम कह रहे हैं चलावयता या कीटो इनॉल समावयता, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट है वलय श्रृंखला समावयता, है ना, वलय श्रृंखला समावयता यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें अणुसूत्र एक समान और संरचनाएं किस फॉर्म में रहेंगी? कभी वो खुली श्रृंखला वाले में रहेंगी और कभी वो चेन में रहेंगी, इसीलिए नाम है उसकी कि रिंग कभी बंद श्रृंखला में होगा और कभी चेन यानी खुली श्रृंखला में उसके समावयवी रहेंगे। ये ज़्यादातर किन में होता है? जैसे असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एल्कीन है ना, एल्कीन होगा और एल्कीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में रहेगा। साइक्लोहेक्सेन नहीं, एल्केन इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं प्रोपीन, है ना, प्रोपीन। अब प्रोपीन का अगर हम सूत्र देखें, अणुसूत्र देखें, तो 3 कार्बन वाला है और 3 दूनी 6। अगर आपको याद हो एल्कीन का CnH2n, तो ये हो जाएगा। अब इसको आप देखिए ऐसे बना सकते हैं, CH3C और यहाँ पर CH2, ये डबल बॉन्ड और यहाँ CH, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको 3 4 5 6 कार्बन 3, तो ये हो गया 1 प्रोपीन। क्या हो गया? 1 प्रोपीन। यदि मैं इसी का दूसरा रूप, दूसरा समावयवी बनाऊं तो ये चक्रीय रूप में बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम वलय और वलय श्रृंखला। तो ये CH2, ये CH2, ये देखिए ये बन गया, चक्रीय रूप में बन गया। इसमें भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, तो कई बार इसको हम केवल ऐसे लिखा रहता है, तो ये वलय श्रृंखला समावयता है। इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे हम? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ऐसे एल्कीन भी दे सकता है और एल्काइन भी दे सकते हैं, जिसमें कुछ संरचनाएं जो हैं समावयवी वो खुली श्रृंखला में रहेंगे और कुछ जो है वो बंद श्रृंखला में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एल्काइन को देखें तो मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। ये एल्काइन, ठीक है। अब एल्काइन में भी मैं आपको एक अणुसूत्र एल्काइन का देती हूँ, जैसे ब्यूटाइन, ठीक, ब्यूटाइन। अगर आपको याद हो, ब्यूटाइन यानी 4 कार्बन वाला हो जाएगा, और आइन CnH2n-2, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और उसमें से भी -2 यानी 6, ठीक है। अब आप इसके डिफरेंट समावयवी बना सकते हैं।
कितने बना सकते हैं? चलो, अगर आपको समझ में आया हो तो आप बिना बोर्ड पे देखे पहले बनाने का प्रयास करो। जैसे हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन की हम 4 श्रृंखला देख लें और फिर देख लें कि CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर हो जाए, और ये कार्बन जो है ये 1 1 2 3 4। ठीक है, देखिए अब आप, इस कार्बन की भी 3 और 1 4 संयोजकता पूरी, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, 2 ब्यूटाइन। अब हम इसकी एक समावयवी कैसे बना सकते हैं? ये देखो, ये आप इस तरह से कर लीजिए और यहाँ पर CH2 कर लीजिए, इधर CH2 कर लीजिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा और ये ऐसा, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 और ये 4। देखो, सब कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या? 2 2 4, 1 2 3 4 पूरी है, 1 2 3 4 और 2 और 2 4। लेकिन इसका नाम बदल गया। देखिए इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी 1,3 डाई ब्यूटीन, 1,3 डाई ब्यूटीन। ये देखो, हो गया। अब हम इसी को चक्रीय रूप में भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये 4 कार्बन वाला हो गया। ठीक है, अब हम कहीं पर भी, यानी 1 2 2 4, 1 2 2 4 और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, और संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6, यानी ये हो गया साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, तो हम भिन्न भिन्न समावयवी इससे भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई वलय, श्रृंखला, समावयता। तो आज आपकी संरचनात्मक समावयता कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिविम समावयता की डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।